अच्छा, आप लोग के पेरेंट्स आप लोग के साथ है ना? क्योंकि हमें भी रिव्यू चाहिए होगा। क्योंकि नए स्टाइल से पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे कि क्या कमी थी क्या नहीं। और दूसरी चीज़ आप लोग को ये बता दें कि अभी आज फर्स्ट डे है स्क्रीन पे पढ़ाने का, तो थोड़ा सा हमारे पास कुछ टेक्निकल चीज़ें अभी नहीं पता होगी मैम को। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी तो थोड़ा सा आप लोगों को तो मतलब क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा ये सब चीज़ों का। ठीक है, तो उसको माइंड मत करिएगा, वो एक दो दिन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। बाकी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास देख लीजिएगा। और कुछ भी रिव्यू होगा तो एंड में व्हाट्सएप करिएगा, क्लास अच्छी लगी या कुछ कमी थी या कुछ ऐसा भी कुछ भी होगा तो वो बताइएगा, तो हम लोग और ताकि उसको कमियों को दूर करें और अपग्रेड करें। ठीक है पढ़ाई को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। जी। ठीक है। एनिमल फाइबर था नेचुरल फाइबर, प्रोटीन रहता है ना, वूल मिलता है। तो फ्रॉम विच एनिमल इज वुड प्राइमरी। वही पढ़ा। ठीक है। ठीक है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि फाइबर्स होते क्या हैं और फाइबर्स बनते कैसे। हम लोग वीविंग तक ऑलरेडी पहुंच गए थे, तो ये रिवीजन है। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि क्या होता है। एनिमल फाइबर्स आर नेचुरल फाइबर्स दैट कंसिस्ट लार्जली अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रोटीन। देखो, जो एनिमल फाइबर्स हैं उनमें प्रोटीन है, मतलब ठीक है, क्योंकि वो स्किन से उनके बन रहे हैं। अब जैसे वूल है, शीप के स्किन फर फर से बनता है, हेयर से बनता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लिंस ऑफ शीप, गोट एंड रैबिट्स। हमने ये पहले ही बताया था कि वूल हमें सिर्फ शीप से नहीं मिलता है, गोट से भी मिलता है, रैबिट से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है। ठीक है। एंड इट इज हाईली वैल्यूड फॉर इट्स अवेलेबिलिटी टू प्रोवाइड वॉमिट। अब क्यों ये वैल्यू है इसकी, वूल की क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू है? क्योंकि वो हमें गर्म रखता है। ठीक है। तो सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स। अब हमने यहाँ तक वूल के बारे में पढ़ लिया कि हमें वूल कहाँ से मिल रहा है। ये एनिमल फाइबर से, देखो गो जो शीप है, गोट है। ठीक है। शीप, गोट, रैबिट्स, अब ये सब तो हमको वूल प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ से सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि सिल्क सिल्क हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है। तो एक हमारा फाइबर है वूल और एक है सिल्क सिल्क। तो ये दोनों तो एनिमल फाइबर्स है ना, जो हमें एनिमल से मिल रहे हैं। तो सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म व्हेन दे बुल्ड देयर ककून। ककून मैंने ये बताया था ना कि ककून अपने बॉडी के आसपास जो यन जो धागे होते हैं उसको वो करता है। These fibers are essential for manufacturing warm clothing and luxury textiles. Warm clothing मतलब जो हमें वूल से मिल रहा है, और luxury textiles जो कि सिल्क्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया ये फर्स्ट पैराग्राफ? विद्यांशी, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ककून। ठीक है, कि सिल्क वर्म कैसे बनाता है, वो क्या करता है, कैसे बेसिकली सिल्क हमें मिल रहा है। तो ये जो हमें इमेज दी हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे सिल्क बनता है। ये पूरी लाइफ साइकिल है उसकी, कि कैसे वो बना रहा है, कैसे वो शुरुआत से बन रहा है। मैम, हाँ, इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है उसमें लाइफ साइकिल में। अभी ठीक है, थोड़ा बड़ा हुआ अब, क्लियर हुआ अब? पहले क्या हो रहा है? ये ऑफ हो जाएगा, हम्म, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा तो एक दिन आप लोग। आप लोगों को एक दो दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है ना कि अगर लाइट जाती है ना तो ये ऑफ हो जाता है। तो उसकी आज के लिए आप लोगों को ये चीज़ कोऑपरेट हमारे साथ करनी पड़ेगी। फिर आगे कल से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है। तो पहले क्या होता है? एग लेइंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद एग हैच होता है। एग हैच होता है तो उसमें से सिल्क वर्म, या फिर उसको हम लोग लार्वा कह सकते हैं, वो आता है। ठीक है। फिर सिल्क वर्म, अब सिल्क वर्म खा क्या रहा है? सिल्क वर्म ईट मलबेरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज।
मेलबेरी लीव्स खाता है और वो साइज में ग्रो करता है। ड्यूरिंग दिस फ्रेज दे शेड देयर स्किन 4 टाइम्स। उनकी स्किन 4 टाइम्स शेड होती है, मतलब 4 बार वो लोग स्किन को शेड करते हैं, इसको हम लोग माउल्चिंग बोलते हैं। ठीक। देन सिल्कवॉर्म बिगेन स्पिनिंग देयर ककून्स। अब वो अपने ककून्स बना रहे हैं। उसके बाद मतलब ककून्स बना रहे हैं, मतलब उसके आसपास क्या कर रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं। ककून्स के आसपास फाइबर को स्पिनिंग करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सिल्कवॉर्म कलेक्ट ककून फिलामेंट्स। ककून को कलेक्ट कर रहे हैं। फिलामेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून। अब जो भी उन्होंने फाइबर फिलामेंट्स बनाए हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स कलेक्ट करते हैं ककून से। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रीलिंग। सिल्क फाइबर सिल्क फाइबर्स आर देन स्पिन एंड सिल्क थ्रेड्स आर फॉर्म्ड। उसके बाद सिल्क थ्रेड बन जाते हैं। समझ में आया? सिल्क जो लार्वा था हमारा, उससे सिल्क थ्रेड कैसे बना? समझ में आया? सिल्क थ्रेड से सिल्क कैसे बन रहा है? इस इमेज में कोई डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? अच्छा ठीक है। और दिव्यांक, आपको समझ आया? दिव्यांक? यस मैम। अनाया, कोई डाउट? नो मैम। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम विच एनिमल वूल इज प्राइमरली ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे तो हमको 3 एनिमल्स दिख रहे हैं ना, शीप, गोट एंड रैबिट। लेकिन प्राइमरली सबसे पहला ऐसा कौन सा एनिमल है, प्राइमरली मतलब हमें पता किससे, कॉमन कौन सा है? फ्रॉम विच एनिमल इज वूल प्राइमरली ऑब्टेन्ड। किस एनिमल से मिल रहा है बताओ, इसमें से कौन से एनिमल्स हैं? मैम शीप। शीप, वेरी गुड। ठीक है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेज ऑफ सिल्क माउथ्स लाइफ साइकिल। कौन से स्टेज में हमको सिल्क मिलता है? मैम लार्वा। लार्वा स्टेज, गुड। ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स जो एनिमल बेस्ड है वो समझ में आया? एनिमल बेस्ड नेचुरल फाइबर्स में एनी डाउट? नो मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। विद्यांशी, समझ आ रहा है? यस मैम। ओके। ठीक है। उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर। ये क्या है? एक ही में जगह। ठीक है। अब हम लोगों ने नेचुरल एनिमल बेस्ड फाइबर्स कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक फाइबर। हमें पता है कि सिंथेटिक फाइबर केमिकल से फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, कुछ हमने इसके बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट यूजिंग केमिकल प्रोसेस इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उन्हें हम मैन मेड या ह्यूमन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। ह्यूमन मेड फाइबर्स। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स को हम मैन मेड या ह्यूमन मेड फाइबर्स कहते हैं, जो कि साइंटिस्ट बनाते हैं केमिकल्स का यूज करके। केमिकल प्रोसेस से ये फाइबर्स बनाते हैं साइंट ह्यूमंस। कहाँ? फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, which are known as which are known for being strong, durable and wrinkle resistance। देखो, सिंथेटिक फाइबर की क्या हमें एडवांटेज मिल रही है, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो ड्यूरेबल नहीं होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है।
वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं। रिंकल रेजिस्टेंट का मतलब उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते। देखो जो कॉटन होता है ना उसमें बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं। हम लोग क्यों कपड़ों को आयरन करवाते हैं? क्योंकि उनमें रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो ये रिंकल रेजिस्टेंस होता है। देखो जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं। लिखा हुआ है ना, अनलाइक नेचुरल फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट अब्सॉर्ब मच वाटर एंड ड्राई वेरी क्विकली। जैसे जैसे नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये वैसे नहीं होते हैं। अनलाइक नेचुरल फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट अब्सॉर्ब मच वाटर। ये ज्यादा वाटर अब्सॉर्ब नहीं करते हैं, मतलब वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। एंड ड्राई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। मेकिंग देम आइडियल फॉर स्पोर्ट्स वेयर एंड रेनकोट्स। ये आइडियल है, मतलब इनसे ज्यादातर क्या क्या बन रहा है? स्पोर्ट्स वेयर और रेनकोट। ठीक है, क्लियर हुआ सिंथेटिक फाइबर्स? अब देखो ये लिखी हुई है डेफिनेशन, अगर कहीं आ गया डिफाइन सिंथेटिक फाइबर तो आप लोग ये लिख सकते हो। Synthetic fiber are human-made fibers produced by chemical substances. It is a polymer made from monomers jointed together to form long chains. ठीक है, synthetic fibers human-made fibers है, मैंने लिखा ना human-made fibers produced from chemical substances, इन्हें chemical substances से बनाया जाता है. It is a polymer made from monomers. Monomers मतलब only one. ठीक है, इट इज अ पॉलीमर मेड फ्रॉम मोनोमर्स जॉइंटेड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन. अब इनमें 4 मेजर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक. ओके, क्लियर है इतना? आप लोगों को विजिबल है ये? नहीं मैम, विजिबल नहीं है? एक मिनट, जो वाटे सिंथेटिक फाइबर है ना उस वाले जगह में क्लियर नहीं दिख रहा. ये चीज, ये नहीं चीज, वो वाली, हाँ वो इमेज. वाली. हाँ. अब क्लियर हुआ? दिख रहा है अब? दिव्यांशी आपको वेदांशी आपको क्लास समझ में आ रही है? यस मैम. कोई डाउट? नो मैम. Okay, answer this question. Which of these is an example of synthetic fiber? मैम नायलॉन. ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन. Which of these is an example of synthetic fiber? Cotton, wool, polyester, jute. मैम पॉलिएस्टर. Polyester, very good. What is a major advantage of synthetic fiber? Synthetic fiber की major advantage क्या है? पहला क्या दिया हुआ है? दे आर ऑलवेज नेचुरल. नेचुरल तो होते ही नहीं है ना, सिंथेटिक लिखा हुआ है केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके बनते हैं, तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है, हमें क्या बताना है? व्हाट इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर की मेजर एडवांटेज क्या है हमें ये बताना है. यहाँ पे तो फर्स्ट वाला तो गलत है. सेकेंड, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल. ये तो इसमें लिखा हुआ है ड्यूरेबल एंड रिंकल रेजिस्टेंस, तो ये सही होगा. थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं. दे आर मेड फ्रॉम प्लांट शीट्स. प्लांट शीट से तो बनते नहीं है, कैस किससे बनते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं. दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ये भी गलत है. ठीक है, तो सही क्या था? दे आर रिंकल्ड, रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल. ओके, समझ आया? सिंथेटिक फाइबर और एनिमल फाइबर सबको क्लियर है? विद्यांशी, अनाया, क्लियर है? यस मैम. कोई डाउट इसमें? नो मैम. Okay. हाँ दिख रहा है क्लियर. क्या दिख रहा है? हो गया, लिख लिया तुमने? लिख रही थी क्या? तो फोन से उस क्लियर दिख रही है.
शैल आई मूव फर्दर? आगे बढ़ूं मैं? हाँ। ओके। अब यहाँ ये भी मैंने पढ़ाया था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। फाइबर बनाने का प्रोसेस क्या है? एक सेकंड। हाँ, द जर्नी, मतलब देखो, द द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेकिंग। फैब्रिक मेकिंग का क्या प्रोसेस है? देखो, पहले फाइबर बनता है, हमने कैसे बताया था? हमने धागे बनते हैं, यैन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद उससे फाइबर बनता है, फिर उसके बाद उससे फैब्रिक बनता है ना? तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मेकिंग। फैब्रिक कैसे बन रहा है? अब फाइबर से फैब्रिक बनना कैसे? उसका कोई प्रोसेस होगा, कुछ ऐसा, उसकी कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिससे फाइबर से फैब्रिक बन रहा होगा। ठीक है, तो द जर्नी फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर। yarn क्या होता है? पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं उसको हम लोग yarn बोलते हैं। थ्रेड्स मतलब धागे। चलो। ओके ना, बोल्ड विजिबल है, अब दिख रहा है? यस करके थोड़ा बड़ा कर मैम, अच्छे से दिख। दीजिए। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? यान का मतलब क्या होता है? थ्रेड्स, जो धागे होते हैं उनको हम यान बोलते हैं। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा? पहले तो धागे ही बनेंगे ना। धागे बनने के बाद ही तो कोई फैब्रिक बनेगा, फाइबर बनेगा, और फाइबर से ही फैब्रिक बनेगा, राइट? तो द जर्नी फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्पिनिंग, हम लोग स्पिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर। फाइबर्स को साथ में ट्विस्ट करने के बाद वहां से हम लोगों को क्या मिलता है? यान मिलता है, मतलब कि थ्रेड्स मिलते हैं पतले पतले। वंस यान इज प्रिपेयर्ड, एक बार जब धागे बन जाते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक थ्रू वीविंग और क्निटिंग। वीविंग या फिर क्निटिंग से क्या बनता है? फैब्रिक बनते हैं। एक बार जब धागे बन गए, फिर उससे फैब्रिक बनता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक थ्रू वीविंग और क्रिटिंग। अब देखते हैं वीविंग क्या होता है। वीविंग इज डन बाय लूम्स व्हाइल क्रिटिंग इज डन बाय हैंड और बाय मशीन। वीविंग लूम्स के थ्रू बनता है, मतलब मशीन्स के थ्रू बनता है। और क्रिटिंग कैसे होता है? क्रिटिंग कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। देखो, ठीक है, ये पैराग्राफ समझ में आया कि हम लोगों ने फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया। इसमें हम लोगों ने बहुत इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमने सबसे पहले स्पिनिंग के प्रोसेस से क्या बनाया? यान बनाया। यान को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड। पतले पतले जो धागे देखते हैं उनको हम लोग यान बोलते हैं। फाइबर बाय ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर। फाइबर्स को साथ में ट्विस्ट करने के बाद हम लोगों को यान मिल रहा है। वंस द यान इज प्रिपेयर्ड, एक बार ये प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हम इसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, या तो वीविंग के थ्रू या तो क्निटिंग के थ्रू। वीविंग लूम्स के थ्रू होती है, और क्निटिंग या तो हाथ से होती है या तो मशीन से होती है। ओके, ये वाला पैराग्राफ क्लियर है? यस। विद्यांशी, क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? चलो, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर?
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर, ऊपर लिखा हुआ है ना, क्या प्रोसेस है? यहीं पे तो अभी मैंने बताया ना, कौन सा? मैम वीविंग। मैम वीविंग। मैम स्पीकिंग। क्या चीज? मैम स्पिनिंग। मैम व्हाट इज द प्रोसेस स्पिन। ऑफ मैम स्पाइनिंग। स्पाइनिंग? वीविंग कैसे हो सकता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक। यान से हम लोग पहले फाइबर तो बना लें, धागे से पहले फाइबर तो बना लें। विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर वीविंग फैब्रिक? कौन सा टूल कॉमनली यूज होता है? मैम मशीन। लूम। While knitting can be done by hand or machine. ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट किसी को? नो मैम। विद्यांशी, दिव्यांक, क्लास समझ में आ रही है? यस मैम। केयरिंग फॉर क्लॉथ्स। अब हम क्लॉथ्स की केयर कैसे करें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स रिक्वायर डिफरेंट केयर टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड लॉन्गिटिविटी। अलग अलग क्लॉथ्स अलग अलग केयर मांगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के उसके मेंटेनेंस होते हैं, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी लॉन्गिटिविटी के हिसाब से हमें उनकी केयर करनी होती है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स रिक्वायर डिफरेंट केयर टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड लॉन्गिविटी। अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स हैं तो अलग अलग टाइप के उनको केयर और मेंटेनेंस चाहिए, जैसी उनकी क्वालिटी और जैसी उनकी लॉन्गिटिविटी है। ठीक है। डेडिकेट फाइबर्स लाइक सिल्क एंड वूल ऑफन रिक्वायर ड्राई क्लीनिंग और जेंटल हैंड वॉशिंग। अब जैसे कि सिल्क है, वूल है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव फाइबर्स हैं। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट फाइबर्स हैं, इनको बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है। सिल्क है, वूल है, तो ये सब क्या मांगते हैं? ड्राई क्लीनिंग मांगते हैं या फिर जेंटल हैंड वॉश मांगते हैं, आराम से हैंड वॉशिंग। ठीक है। सिंथेटिक एंड कॉटन क्लॉथ्स आर जनरली कैन बी मशीन वॉश। सिंथेटिक क्लॉथ्स को या फिर कॉटन क्लॉथ्स को हम जनरली मशीन में वॉश कर सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द गारमेंट लेबल टू प्रिवेंट श्रिंकिंग और डैमेज। छोटा अच्छा हाँ। इसको बड़ा कर दूंगी तो सही रहेगा। ठीक है, तो समझ में आया कि अलग अलग जिस जिस भी हिसाब के कपड़े होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके की केयर मांगे, एक ही तरीके का मेंटेनेंस मांगे। सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं उनको बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, जैसा कपड़ा वैसी केयर। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स रिक्वायर डिफरेंट केयर टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड लॉन्गिटिविटी। Delicate fibers like cotton and wool are required dry cleaning और gentle hand washing। जो delicate fibers होते हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? जैसे कि सिल्क हो गया, वूल हो गया, उन्हें क्या है कि हमें उनकी ड्राई क्लीनिंग करनी है या आराम से हैंड वॉशिंग करनी है, जेंटल हैंड वॉशिंग करनी है। सिंथेटिक एंड कॉटन क्लॉथ्स आर जनरली भी मशीन वॉश। जो सिंथेटिक या कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनको हम जनरली मशीन में वॉश कर सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ये जरूरी है कि हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो भी हमें गारमेंट लेबल पे दिया हुआ है। जो भी हमको गारमेंट लेबल पे दिया हुआ है, ताकि वो श्रिंक ना करे और डैमेज ना हो। श्रिंकिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय श्रिंकिंग? श्रिंकिंग का मतलब होता है कि कपड़े श्रिंक छोटे हो जाते हैं।
देखो जनरली जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमने उनको एक बार वॉश कर दिया तो वो श्रिंक कर जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं। ठीक है। तो हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं जो गारमेंट लेवल पे दिया हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द गारमेंट लेवल टू प्रिवेंट श्रिंकिंग और डैमेज। हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए जो भी गारमेंट लेवल पे दिए हैं, ताकि श्रिंक ना करे क्लॉथ्स और डैमेज ना हो। ठीक है। अब विच टाइप ऑफ फैब्रिक टिपिकली रिक्वायर्ड द मोस्ट डेलिकेट केयर? क्या होगा आंसर? Read the question. Which type of fabric typically requires the most delicate care? सिल्क, पॉलिएस्टर, कौन सा ऐसा फैब्रिक है, इसमें तो अभी ऊपर भी लिखा हुआ था ना, बताओ। लॉन्ग, सिल्क, आप लोगों को ऊपर ही तो लिखा हुआ है ना, डेलिकेट फैब्रिक्स लाइक सिल्क एंड वूल ऑफन रिक्वायर ड्राई क्लीनिंग और जेंटल हैंड वॉशिंग। डेलिकेट केयर, किसको एकदम केयर और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मतलब ये जो चार फाइबर्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा एक फाइबर है जिसको एकदम केयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। समझ में आया? अच्छा, विद्यांशी क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। क्या हुआ, तुम लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है क्या कुछ? अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आज? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। Why should you check the label on the garment before washing? चेक, अगर आपको यही, अब क्या होने लगा है, पेपर का पैटर्न अब थोड़ा बहुत बदल गया है। क्या करते हैं, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, दो क्वेश्चन दे देंगे, आपको पैराग्राफ से ही आंसर। ये चीज सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, साइंस में भी कर दिया गया है। मे बी किसी किसी के पेपर में ये चीज आती भी हो। पैराग्राफ दे दिया और तीन चार क्वेश्चन दे दिए हैं, और उसी से आपको आंसर्स फाइंड करके लिखने होते हैं, जिसको हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है। तो से जस्ट लाइक दैट, सेम ही है। तो आप लोग, अभी मैंने ऊपर आपको पैराग्राफ समझाया, उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन है ना, वाई शुड यू चेक द लेबल ऑन द गारमेंट बिफोर वॉशिंग? क्यों चेक करना चाहिए? क्या लिखा हुआ है ये? थिंग हेल्प स्ट्रॉन्ग एंड डैमेज, बताओ। सो श्रिंक। फॉलो केयर इंस्ट्रक्शंस। मैम, हाँ, बोलिए। मेरे को बता था। तो आपने बताया क्यों नहीं? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बोल नहीं रहे हैं। अनाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? अनाया। मैम, हाँ बोलो। इसमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, बताइए हमें। कोई प्रॉब्लम? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। वेदांशी, आपको क्या समझ में आ रहा है? वेदांशी, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? Sir, the board is not clearly visible. The question is not clearly visible. क्वेश्चन क्लियरली विजिबल नहीं तो इंटरनेट इशू होगा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम लोग ने तो फॉन्ट फुल रखा है। अनाया, आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सारे फॉन्ट्स दिख रहे हैं बेटा? Yes, sir. दिव्यांक, आपको दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. अच्छा, दिख रहा है।
सर विजिबल है, मे बी आज पहला दिन है इसलिए बच्चे थोड़े से यूज टू नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। दिव्यांग क्या ये- बता रहे हैं? आपको दिख सर रहा है फॉन्ट? हाँ। जिया बेटा आपको दिख रहा है क्लियरली? यस सर। अच्छा, दिव्यांग आपको दिख रहा है बेटा? तो क्लियर साइन वेदांशी आपको नहीं दिख रहा है क्या बेटा? सर, द क्लियरली नॉट विजिबल है। क्या नहीं The विजिबल है? question is not clearly visible. क्वेश्चन विजिबल नहीं है क्लियरली? एक मिनट। सर अभी हमें इसकी आदत नहीं है ना, 1-2 दिन में हमें समझ आने लग जाए। अच्छा। हाँ ये सही कहा आपने। अभी आदत नहीं है, एक दो दिन में आदत हो जाएगी। इसको छोटा कर देना। यहाँ से देखो ये होता है पेन। इसको इधर करेंगे, थोड़ा खिसकाएंगे। अब फिर पेन की जगह लेट। Sir, now is visible. अब एकदम फुल साइज कर दिया, अब दिख रहा है बेटा आपको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अभी जो मैम पढ़ा रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा ठीक है, हम लोग फॉन्ट्स अपना एकदम फुल साइज में रखेंगे। और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, मेन जो मैम बोल रही हैं उसको आप लोग ध्यान पे रखिए। जो लिखा है वो तो चलिए ठीक है, वो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या मैम ने पढ़ाया है। बाद में आप रिव्यू कर लें। लेकिन जो लिखा है उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, जो मैम पढ़ा रही है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? और कहीं पर फॉन्ट अगर छोटा रहेगा तो मैम को बता दिए, मैम फॉन्ट फॉन्ट बड़ा कर देंगी। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यूज फिर से बता देते हैं। विच टाइप ऑफ फैब्रिक टिपिकली रिक्वायर्ड्स मोस्ट डेलिकेट केयर, मतलब डेलिकेट केयर का मतलब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होने चाहिए। डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। ठीक है, जो सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये सारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, उनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और केयर की जरूरत होती है। तो बस हमें ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलॉन एंड एक्रेलिक। इन चारों में से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको बहुत ज्यादा केयर चाहिए होती है? अभी तो Ma'am, silk. सिल्क, ठीक है, गुड। वाई शुड यू चेक द लेबल ऑन द गारमेंट बिफोर वॉशिंग? क्यों हमें उसका लेबल चेक करना होता है? क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ में? To follow care instruction. फॉलो के इंस्ट्रक्शंस। हाँ, उसकी उसके केयर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कि उसमें ऐसा दिया क्या क्या है। ऐसे क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिससे हमारे कपड़े डैमेज नहीं होंगे और श्रिंक नहीं करेंगे। इन सारी चीजों के लिए हमें और उसमें लिखा रहता है वॉश इनसाइड आउट। ओके, ठीक है, तो ये वाला पेज आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, कोई भी डाउट हो तो आप लोग बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइबर रिसाइकलिंग। क्या प्रोसेस है फाइबर की रिसाइकलिंग? ठीक है, क्लियर, अब विजिबल है आप लोगों को? और बोलो। यस मैम। ठीक है, अब फाइबर्स को हम रिसाइकिल कैसे करें? हमने यैन से फाइबर बना भी लिया, हमने देख भी लिया, हमको रॉ मटेरियल्स भी मिल गए थे प्लांट से, फिर हमने फैक्ट्रीज में फाइबर बना भी लिया। और जो
अब हमने सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ लिया कि कुछ ऐसे भी फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमंस खुद से बनाते हैं। क्यों खुद से बनाते हैं? क्योंकि जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिल रहा है, जो हमें नेचुरल फाइबर्स से रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो हमारी उन नीड्स को, उन प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं कर रहा है जो ह्यूमंस को चाहिए। अब ह्यूमंस को यूजुअली क्या चाहिए कि सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाएं, लेकिन जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिल रहे हैं वो बहुत डेलिकेट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उनसे चीजें बहुत जल्दी नहीं होती हैं, उनके लिए बहुत केयर चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें ह्यूमंस को नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सिंथेटिक फाइबर बनाया। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स भी देख लिया, ये भी देख लिया कि फाइबर से फैब्रिक बन कैसे रहा है, धागे बन रहे हैं, फिर उनसे फाइबर बन रहा है, फिर उनसे फैब्रिक बन रहा है। अब देखेंगे कि फाइबर को रिसाइकिल कैसे करेंगे, द प्रोसेस ऑफ फाइबर रिसाइकलिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग क्लॉथ्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन यूज्ड फाइबर इनटू रॉ मटेरियल। क्या मतलब है फर्स्ट लाइन का? रिसाइकलिंग क्लॉथ्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन यूज्ड फैब्रिक इनटू रॉ मटेरियल। जो भी हमने फैब्रिक्स यूज कर लिए हैं उनको हमें फिर से ब्रेक डाउन करना है रॉ फाइबर्स में, जिस फॉर्म में वो हमें मिले थे, जिस फॉर्म में थे वो। जैसे मान लो हम नेचुरल फाइबर्स की बात, रिसाइकलिंग का पहली बात क्या मतलब होता है, उसको फिर से उसी फॉर्म में ले जाना जिस फॉर्म में वो था, रॉ मटेरियल में, ताकि हम उससे फिर से एक नया मटेरियल बना सकें। ठीक है, तो रिसाइकलिंग का क्या मटेरियल हुआ कि हमें जिस फॉर्म में वो मिला था, जिस फॉर्म में वो सबसे पहले था, मतलब रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उसी फॉर्म में हम उसको फिर से ले आए ताकि हम उससे एक नया मटेरियल बना सके। ठीक है, दो द प्रोसेस ऑफ फाइबर रिसाइकलिंग, हम लोग पढ़ेंगे कि एक यूज्ड फाइबर को हम उसी रॉ सब्सटेंस में कैसे ब्रेक डाउन करें, या उसी रॉ फाइबर में कैसे ब्रेक डाउन करें जिस फॉर्म में हमें वो पहले मिला था। ठीक है, तो रिसाइकलिंग क्लॉथ्स इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ यूज्ड फैब्रिक इनटू रॉ फाइबर्स विच आर देन स्पून इनटू न्यू yarn। फिर जब हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, मतलब जो यूज्ड हमारे फैब्रिक्स थे हमने उनको रॉ फाइबर्स में ब्रेक डाउन कर लिया, तो हमने फिर उनसे क्या बनाया, न्यू yarn बनाया, मतलब नया थ्रेड हमने फिर से उससे बनाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि हम जो यूज था हमने उसको रॉ फाइबर्स में कन्वर्ट कर लिया। कोई भी चीज, मान लो हम कोई भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, हमने उसको रिसाइकिल किया, हमने जब उसको रिसाइकिल किया तो हमको उससे उसका नया, मतलब जो भी उसका रॉ मटेरियल था वो मिल गया। अब जब हमको फिर से रॉ मटेरियल मिल गया है तो अब हम उससे धागे बनाना शुरू करेंगे, और जब हम उससे धागे बनाएंगे तो नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन कैन बी शेडेड इनटू रीस्पून इनटू respun, while synthetic fibers like polyester are often melted down to create new plastics। अब नेचुरल फाइबर्स जो दिए हैं जैसे कि कॉटन हो गया, इनमें क्या होता है कि ये श्रेडेड हो जाता है, मतलब ये तो बायो, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो तो बायोडिग्रेडेबल है, वो तो बायोडिग्रेडेबल है, वो तो नेचुरल में, वो तो इन्वायरमेंट में फिर से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिएस्टर है, वो मेल्टेड, उसको मेल्ट किया जाता है और उससे नई प्लास्टिक बनाई जाती है, जो कि न्यू फाइबर बेस्ड प्लास्टिक हम लोग जिसको बोलते हैं। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो भी हमें सिंथेटिक मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे कि पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हमको मिल रहे हैं उनको हम लोग मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद हम लोग उससे न्यू प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक्स बनाते हैं। This mechanical or chemical process significantly lower the carbon footprints compared to produce virgin materials। ये जो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस हम देख रहे हैं इस पे हमको कार्बन कम मिल रहा है, मतलब यूजुअली जो हमें प्लास्टिक में कार्बन मिल रहा होता है उसके कंपैरिजन में इसमें कार्बन कम होता है। ठीक है, समझ आया कि कैसे हम लोग, अगर देखो बेसिकली इसमें लिखा क्या हुआ है कि अगर कोई भी नेचुरल फाइबर है तो नेचुरल फाइबर तो फिर से हम क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो नेचुरल है तो वो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो इन्वायरमेंट में फिर से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सिंथेटिक मटेरियल है जैसे लाइक पॉलिएस्टर या नायलॉन, तो उसमें क्या होता है कि उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उससे न्यू प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो जिसमें कि कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं उसमें। ठीक है,
सिर्फ इतनी चीज इसमें लिखी हुई है कि पहले हमने जो भी हमारा यूज्ड फैब्रिक था हमने उसको ब्रेक डाउन किया फिर से, मतलब उस प्रोसेस से, रिसाइकलिंग के प्रोसेस से, जिससे कि हमको रॉ फाइबर्स मिल गए जिस फॉर्म में वो थे। और फिर हमने उससे नए यार्न्स बनाना शुरू कर दिया, मतलब नए धागे बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जो भी, अब कैसे हुआ, मतलब अगर कोई भी नेचुरल फाइबर है, रिसाइकिल कैसे, मतलब अगर नेचुरल फाइबर है तो वो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगा, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है। और अगर सिंथेटिक है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करते हैं, फिर उसके बाद उससे नया प्लास्टिक बेस्ड फाइबर बनता है, जो कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस उसके मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, उसमें जो कार्बन के फुटप्रिंट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली जो हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं उससे कम होते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम लोग फाइबर को कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं ये समझ में आया? Yes, ma'am. अनाया, समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. एकदम खामोश है बच्चे नहीं क्या? हम्म। लो, भाई म्यूट करो। बहुत गर्मी है इसके सामने। हाउ आर सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक पॉलिएस्टर टिपिकली रिसाइकिल्ड? अब इन्हें रिसाइकिल कैसे किया जाता है, इसी में लिखा हुआ है सब, मतलब अभी जो मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले आप लोग पॉइंट्स को समझना शुरू कर दीजिए। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन को करना है, हमने पहले भी बताया था, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन को करना है तो हमें उसके लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मतलब पहला, बाय कंपोस्टिंग देम इनटू द सॉइल। अब क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल्स के बारे में है तो सिंथेटिक है तो बायोडिग्रेडेबल होगा, नहीं तो कंपोस्टिंग से कोई फायदा नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बाय मेल्टिंग देम डाउन टू क्रिएट न्यू यंस, ये हो सकता है, क्या लगता है, ये सेकंड पॉइंट सही है? Yes, ma'am. बाय शेडिंग देम इनटू नेचुरल कॉटन्स, दिस इज फॉर नेचुरल फाइबर्स। बाय बर्निंग देम फॉर एनर्जी, नो, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ना। बाय मेल्टिंग देम, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है तो इसको हम लोग मेल्ट करते हैं और फिर उससे न्यू यंस बनाते हैं, तभी उससे न्यू प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग फाइबर्स ओवर यूजिंग वर्जिन मटेरियल्स? हम्म, हाँ बताओ, क्या व्हाट इज द इसकी मेन एडवांटेज क्या है, रिसाइकलिंग जो हम लोग फाइबर्स का रिसाइकलिंग करते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है? ऑप्शन पढ़िए, फर्स्ट टू, ये फोर ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, विजिबल है? Yes. जो नया, हाँ, It's more. देखो जो हम लोग नया फाइबर बना रहे हैं, ठीक है, जो जो हम लोग जैसे हम लोग प्लास्टिक जब बनाते हैं तो उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सिंथेटिक मटेरियल्स को रिसाइकिल कर रहे हैं तो उससे हम जो न्यू प्लास्टिक बेस्ड फाइबर बना रहे हैं उसमें हम लोग कंपैरेटिवली ये पाते हैं कि जो कार्बन का अमाउंट है वो कम है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने रीड किया, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग फाइबर्स ओवर यूजिंग वर्जिन मटेरियल्स? वर्जिन मटेरियल्स का क्या मतलब है कि जो हम नए फाइबर्स बना रहे हैं
उनसे उनसे ज्यादा क्या रिसाइकलिंग का एडवांटेज है? व्हाट इज द उसकी मेन एडवांटेज क्या है? फाइबर्स को जो हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं और जो नया बना रहे हैं, दोनों में क्या मेन एडवांटेज है? कार्बन अगर पुराने ही फाइबर को रिसाइकिल करेंगे तो क्या फायदा है? जैसे हम लोग कोई भी जो हमारे पास फाइबर है, अगर हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं और अगर हम कोई भी नया फाइबर बना रहे हैं या फिर ले रहे हैं, तो उस उन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आप लोगों को? विद्यांशी, क्या हुआ? अभी तक जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें तो आपको समझ में आ रहा था, आज क्यों नहीं समझ में आ रहा है? फ्राइडे तक जब आप क्लास कर रहे थे तो आप आंसर दे रहे थे, आज क्या प्रॉब्लम है? बोलो, क्या चीज नहीं समझ में आ रही? कोई ऐसी चीज होगी ना जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, तभी आंसर नहीं मिल रहा है। बोलो, तुम्हारा माइक अनम्यूट है। हेलो। यस मैम। बोलो, क्या प्रॉब्लम है? तुमने पहले भी 2 क्लास लेकर देखा है ना, समझ में आ रहा था, आज क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? लास्ट 2 क्लास में तो आंसर कर रहे थे। ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आज? बताओ, क्या प्रॉब्लम है? जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, तो पहले प्रॉब्लम तो बताओ। अनाया, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या? हिंदी में समझाने के मुझे आ बाद भी रही क्या है। प्रॉब्लम है? हिंदी और इंग्लिश तो दोनों में ही बताते थे ना हमेशा से। विद्यांशी, बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बताओ। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं आज? पहचान नहीं पा रहे। शक्ल नहीं दिख रही इससे पहचान? अरे बाप रे, क्या दिक्कत है? ओके, आई एम सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? फेस दिखने से क्या? बेटा, एम आई ऑडिबल नाउ? पढ़ा रहे थे वही है जो जिससे तुम लोग फ्राइडे तक पढ़ रहे थे, कोई पता। आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा, क्या बात है? टीचर तो वही है, टीचर को तो बदला नहीं है, बोर्ड बदला है। बिल्कुल कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, न जिया बोल रहा है, न वेदांशी बोल रही है, न अनाया बोल रही है। सर आपने बोर्ड तो बदल दिया ना। हाँ, बोर्ड बदल दिया है, लेकिन टीचर तो नहीं बदला ना बेटा। आप लोग एकदम खामोश हो गए। कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा, यही तो जानना चाह रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो उसी हिसाब से हम लोग चीजें करें। वेदांशी, यस सर। आप आंसर क्यों नहीं कर रही बेटा? माइक नहीं काम कर रहा फिर। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। और तो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रही हैं। आप आज आंसर नहीं कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? Sir, I cannot understand the second question. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग फाइबर्स ओवर यूजिंग वर्जिन मटेरियल्स? मतलब नए मटेरियल को बनाने के बनिस्बत अगर हम पुराने ही फाइबर को रिसाइकिल कर दे तो उसका क्या फायदा होगा? मतलब कोई चीज नई बनाने से बेहतर अगर हम उसको पुराने फाइबर को ही रिसाइकिल कर दें तो उसका क्या एडवांटेज होगा, क्या फायदा होगा? आपका समझ में आया क्वेश्चन? Um, it uses more.
अच्छा चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन कैसे हटा देते हैं? क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। नहीं ठीक है, अभी क्वेश्चन हटा देते हैं, मैनुअल क्वेश्चन पूछेंगे। अब आपको अच्छे से दिख रहा है बेटा? Yes, sir. तो कोई काम नहीं है तो उसको हटा देते हैं। ये यस सब की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इतनी सारी चीजें, ज्यादा चीज रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एकदम सिंपल कर दिया। अब समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ये फैब्रिक का प्रोसेस बताया गया कि कैसे फैब्रिक बनता है। पहले कॉटन होती है, कॉटन को इस तरह से प्रोसेस किया जाता है, फिर धागे बनते हैं, धागे के बाद ये सारी चीजें होती है, फिर इस तरह से आपको टीचर बताएंगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है फाइबर रिसाइकलिंग। अब प्रोसेस मैम बताएंगी आपको, आप लोग ध्यान से समझिए। कहीं पर भी जो भी आप लोग को कंफ्यूजन लग रही है ना, जैसे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, कुछ इमेज एक्स्ट्रा है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग ने हटा दिया है। ठीक है। आप अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है या पहले पहले से अब थोड़ा इजी हुआ आप लोग के लिए? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था ना पहले। सर अब Yes. इजी हो। अब वेदांशी अब आपके लिए इजी हुआ? Yes, sir. चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब से जो है जब कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो सिर्फ टॉपिक लिखा रहेगा, क्वेश्चंस नहीं लिखे रहेंगे। और ना क्वेश्चंस रहेंगे ना ज़्यादा इमेज रहेगी, एक इमेज रहेगी और एक चीज़ रहेगी, उसी को एक्सप्लेन करेंगे टीचर। ठीक है। अब इजी है अनाया, आप बताइए अब इजी है? ठीक है। हाँ, कोई भी दिक्कत हो बेटा आप लोग क्लास में मैम से बोल सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन डिलीट कर देंगे। ठीक है, जितना आपको इजी लगेगा उतना इजी करके हम लोग समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे ही नहीं तो हम लोग कैसे पता चलेगा? आज फर्स्ट डे था आप लोग का, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग का फर्स्ट डे था इस तरह से पढ़ने में, और आप लोग को देख के ही हम लोग धीरे धीरे एनालाइज करके और आसान बनाएंगे पढ़ाई को। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, कल से फिर कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को, थोड़ा और आसान कर देंगे। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। जो भी फीडबैक हो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा पेरेंट्स को। कोई अगर कुछ फीडबैक देना हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए क्लास एंड होती है फिर। ओके सर।